नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज रसायन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है धातुएं, खनिज, अयस्क। इससे संबंधित प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इसमें आपको प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे वो सभी हम देखेंगे कि धातुएं, अयस्क और खनिज क्या होते हैं, इनके गुण धर्म, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ये सारे जो है टॉपिक जो है आप कवर कर लेंगे आज कि इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रसायन विज्ञान का। इसलिए इससे सारे प्रश्न जो है आप अच्छे से कीजिए और जो है एक एक प्रश्न को अच्छे से नोट कर लीजिए। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखूंगा, उसको नोट करते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का धातु, खनिज और अयस्क से संबंधित पहला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम? सबसे अधिक क्रियाशील धातु, क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे अधिक क्रियाशील धातु याद रखिएगा आपका पोटेशियम होता है। नोट करते जाइए इसको अच्छे से कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम है। चलिए मैं इसका क्रम आपको बता देता हूं कि क्रियाशीलता का जो है क्या होती है क्रियाशीलता और इसका क्रम क्या क्या होता है। देखिए, क्रियाशील धातुएं वे धातुएं होती हैं जो किसी भी प्रकार की अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन में सहायता प्रदान करती हैं। और क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक कम क्रियाशील होती है और एक अधिक क्रियाशील होती है। तो ये जो आपका इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सके कि क्रियाशीलता क्या होती है और कौन उनका क्रम क्या होता है। देखिए, अधिक क्रियाशील धातुओं से अधिक क्रियाशील धातु के कुछ उदाहरण देखिए। आपका पोटेशियम है, ये क्रियाशील धातु है। पैलेडियम है, ये भी क्रियाशील धातु है। सीजियम है। तीन आंसर आप अच्छे से ऑप्शन जो है आपका तीन जो मैं बता रहा हूं, पोटेशियम, पैलेडियम और सीजियम जो है इसको नोट कर लीजिए। ये धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं। और कम क्रियाशील धातुओं में कौन कौन सा है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या आयरन। क्रियाशीलता क्या आपको अच्छे से समझ में आ गई? कमेंट कीजिए। क्रियाशील क्या होता है? क्रियाशील धातुएं किसी भी प्रकार की अभिक्रिया में क्या होती है? आपका होने वाले परिवर्तन में सहायता प्रदान करती है। अर्थात क्रियाशीलता मतलब उस अभिक्रिया में जो वो क्रिया कर रहे हैं वो अधिक से अधिक जो है ज्यादा से ज्यादा सहायता प्रदान कर सके, वही आपका क्रियाशीलता कहलाती है। उसके बाद ये ऑप्शन में दिया गया था, दिए गए ऑप्शनों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। यह हवा और पानी के साथ तेजी से क्रिया करती है। आप सोडियम को देखेंगे, पोटेशियम को खुला छोड़ देंगे तो वो आपका तेजी से हवा के साथ क्रिया करती है। इसकी क्रिया में काफी मात्रा में क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? धातुओं में क्रम निम्नवत है। सबसे अधिक कौन सा है? आपका पोटेशियम है, नोट कीजिए। उसके बाद आपका सोडियम है, उसके बाद आपका कैल्शियम है, आयरन है। ऐसे क्रियाशीलता पूरा मिलेगा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे मैं आपको नोट करवा रहा हूं, तो इसको नोट कर लीजिए। पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम और आयरन। कम से कम ये चार का तो आप अच्छे से याद रखिए। ऑप्शन में अगर ये चारों हैं और इसके अलावा और कोई ऑप्शन मिल रहा है तो उसमें से आंसर दीजिएगा, लेकिन ये क्रम जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चारों ही ऑप्शन में होंगे और सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है पूछ लिया जाए तो पोटेशियम होगा। सबसे कम क्रियाशील धातु इसमें अगर चार ही ऑप्शन दिया रहे तो आयरन होगा। तो इस प्रकार से ये क्रम को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कमेंट करते जाइए, सभी एक एक का प्रश्न का आंसर देते जाइए, ठीक है। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? मतलब जो आपका क्रम दिया गया उसमें सबसे हल्की धातु कौन सी है? अगर पता होगा तो आप एक बार में बना सकते हैं। और सबसे भारी धातु लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एवं पारा। सबसे हल्की धातु अगर आपको पता होगा तो उसके बाद उस ऑप्शन को देख के सबसे भारी धातु लगा लीजिए। कौन सा होगा सबसे हल्की धातु? सभी को पता है सबसे हल्की धातु जो है आपका लिथियम है। धातु पूछा गया है, याद रखिएगा, धातु पूछा है इसलिए आपका लिथियम है, ठीक है। दो ऑप्शन तो हो गए। अब सबसे भारी धातु क्या होती है? पारा या ऑस्मियम। देखिए दो ही ऑप्शन है तो याद रखिएगा, आपका पारा नहीं होता है, ऑस्मियम जो है वो आपका सबसे भारी धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी पर सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। और लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है?
देखिए परमाणु क्रमांक मैंने बताया था, परमाणु क्रमांक याद कर लीजिएगा। परमाणु क्रमांक 3 होता है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2 और उसके बाद क्या आता है आपका लिथियम 3, और इसका घनत्व जो है 0.534 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर आपका घनत्व याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो बस देख लीजिए कि इतना होता है। ठीक है, जो पानी के घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से भी कम होता है। तो ये याद रखिएगा कि लिथियम को जो घनत्व होता है वो आपका पानी के घनत्व से भी कम होता है। लिथियम में गर्मी सोखने की सबसे बड़ी क्षमता होती है, इसीलिए शीशा और चीनी जो है मिट्टी की चीजें बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शीशा और चीनी मिट्टी बनाने में लिथियम जो है 1342 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है जाकर पिघलता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी नोट कीजिए। और पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी होती है, देखिए उसके बारे में बता दिया, लिथियम के बारे में मैंने। अब देखिए सबसे भारी धातु कौन सी है, ऑस्मियम। ऑस्मियम के बारे में देखते हैं। यह सबसे अधिक घनत्व वाली धातु है, जाहिर सी बात है जिसका घनत्व अधिक होगा वो क्या होगी, सबसे भारी धातु होगी। ज्ञात पदार्थों में सबसे भारी है कौन सा, ऑस्मियम सबसे पहले आता है, उसके बाद आपका प्लेटिनम समूह की जो है 6 धातुओं में से एक है। ऑस्मियम जो है प्लेटिनम समूह की, याद रखिएगा ऑस्मियम किसमें है, प्लेटिनम समूह की 6 धातुओं में से एक है और इन सबसे अधिक दुष्प्राप्य है। दुष्प्राप्य मतलब बहुत मुश्किल से मिलने वाली। और ऑस्मियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 190 है, परमाणु संख्या 76 है। सॉरी 190 नहीं होगा, ये 190 नहीं होगा, परमाणु क्रमांक 190 नहीं है, परमाणु संख्या याद रखिए 76 है। एक बार देख लीजिए, अच्छा सॉरी, परमाणु भार 190 है। ठीक है, परमाणु भार 190, परमाणु संख्या उसका दिया गया आपको 76 है, 76 परमाणु संख्या है। तो इस वजह से 118 जो है टोटल तत्व है, 190 कैसे हो गया। चलिए, उसके परमाणु भार है ऑस्मियम के, याद रखिएगा। और सबसे भारी धातु में से एक है, इसका घनत्व तो सबसे अधिक है, इसीलिए ये जो है आपका सबसे भारी है। चलिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है, हीरा, सीसा, टंगस्टन या लोहा। इसमें सभी को पता होगा कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है, इसमें से बताइए जल्दी से। इसको तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे कठोर धातु जो है आपका हीरा है। हीरा जो है सबसे कठोर धातु है। क्या है हीरा, हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का क्या है, शुद्धतम रूप है। और हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। याद रखिएगा, कितने कार्बन परमाणु, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध से जुड़ा हुआ रहता है। हीरा धरती पर मौजूद सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसे कार्बन का सॉलिड फॉर्म भी कहा जा सकता है। ये शुद्ध रूप में पाया जाने वाला एक तत्व है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्या दिया गया अगला प्रश्न आपका, निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है, सोना, लोहा, प्लेटिनम या टंगस्टन। ऑप्शन में आपको हीरा दिया ही नहीं है, तो इसमें पूछा गया, कहने का मतलब है कि हीरा के बाद कौन सा जो तत्व है वो सबसे अधिक कठोर है। तो क्या होगा, याद रखिएगा, हीरा के बाद कठोरतम धातु अगर कोई है तो वो है प्लेटिनम, जो है वो हीरा के बाद कठोरतम धातु है। अधातु हीरा सभी प्राकृतिक धातुओं वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर होता है, जबकि प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। हीरा जो एक प्रकार का क्या है, अधातु है। ठीक है, याद रखिएगा, हीरा अधातु है, सबसे कठोर अधातु है। और प्लेटिनम जो है वो आपका धातु है। धातु अधातु में अंतर अच्छे से पढ़े होंगे आपने, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए कि धातु और अधातुओं से संबंधित जो है प्रश्न बिल्कुल आता है एग्जाम में। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि धातु और अधातु क्या होती है। निम्नलिखित में से 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत क्या है, तन्य है, कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन, नाइक्रोम। जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। याद रखिएगा पूछा गया है बहुत कठोर और बहुत तन्य, तो इसका सही आंसर होगा नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है आपका सबसे बहुत कठोरतम पदार्थ है और सबसे तन्य भी है, मान सकते हैं, बहुत अधिक तन्य होता है। इसीलिए देख लेते हैं नाइक्रोम क्या है। नाइक्रोम जो है
पहले देखते हैं कार्बोनेटम के बारे में। यह एल्यूमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्यूमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है, जो कठोर और तन्य नहीं है। ठीक है। दूसरा है कास्ट आयरन। क्या होता है? कास्ट आयरन कठोर तो होता है किंतु दबाव पर क्या हो जाता है? भंगुर हो जाता है। भंगुर प्रवृत्ति के कारण ये तन्य नहीं होती है। उसके बाद ऑप्शन दिया था टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक है और यह तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। तो नाइक्रोम जो है आपका अभंगुर होने के कारण जो है कठोर होता है तथा उच्च गलनांक के कारण जो है तन्य धातु होता है। तो इसका सही आंसर होगा नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है कठोर धातु है एवं उच्च गलनांक होने के कारण क्या है? तन्य होती है। और नाइक्रोम का प्रयोग किसमें करते हैं? आप कमेंट करके मुझे एक बार बताइए कि हम नाइक्रोम का जो है अधिकतम प्रयोग किसमें करते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? भारी प्राकृतिक तत्व पूछा गया है, कठोर नहीं पूछा है। प्रश्न क्रमांक 6 है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम, मरकरी, सोना या कैल्शियम। तो सब याद रखिएगा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो आपका कौन सा है इसमें से? यूरेनियम है। नोट कर लीजिए अच्छे से, यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा? यूरेनियम है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 238 है। सॉरी, परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु भार जो है 238 है तथा इसका घनत्व तो कितना है? 19.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। नोट कीजिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं उसी से ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, तो याद कीजिएगा कि मैंने नोट कराया था। क्या होगा इसका? 7वां प्रश्न है खनिज मिनरल क्या है? द्रव, अकार्बनिक, ठोस, गैस या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा खनिज मिनरल क्या होता है, आंसर देते जाइए। कार्बनिक, अकार्बनिक, ठोस होता है खनिज मिनरल। प्रश्न के साथ, प्रश्न का क्रमांक जो है उसके साथ ऑप्शन दीजिए। इस प्रकार से, ठीक है। प्रश्न क्रमांक लिखिए, उसके बाद ऑप्शन लिखिए। क्या होगा? खनिज मिनरल अकार्बनिक, ठोस होता है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज या मिनरल जो है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस होता है, जिसकी संरचना जो है रवाकृत होती है। 8वां प्रश्न, मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट। क्या होगा इसका सही आंसर? मोती की रासायनिक संरचना याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। मोती, वही मोती है जो आपको मिलता है समुद्र में। मोती में कितना होता है कैल्शियम? 85% कैल्शियम कार्बोनेट या एरागोनाइट होता है और 2 से 4% जल तथा 0 से 10% जो है कार्शियोलिन पाया जाता है। कार्शियोलिन एक क्या है? प्रोटीन है। कैल्शियम का देख लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड टेट्राऑक्साइड या डी बोरान नाइट्राइड। माणिक्य और नीलम, क्या होगा माणिक्य और नीलम? याद रखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, इस रूप में ही जाने जाते हैं। कौन सा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। माणिक्य और नीलम कोरंडम के जवाहरात रूप है। कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। कोरंडम देखने से बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उसका आभूषण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। 10, प्रश्न क्रमांक 10, कथन दिया गया है और कारण। कथन है सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। कारण दिया है धातु सोडियम वायु प्राभव्य होने पर गल जाती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है और डी आपका ए गलत है परंतु आर सही है। बिल्कुल सही है। सोडियम धातु क्या है आपका?
केरोसिन में संचयित होता है। तो देखिए आंसर क्या होगा इसमें। लेकिन दूसरा जो है धातु सोडियम वायु प्रावय होने के कारण गल नहीं जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए सही है, परंतु जो है आपका आर गलत है। देखिए सोडियम एक प्रकार की क्या है, सोडियम एक नरम चांदी के समान सफेद धातु है। यह इतनी नरम होती है कि इसे एक सिक्के के किनारे से काटा जा सकता है। इतना नरम होता है सोडियम, सिक्के के किनारे मतलब सिक्कों को आप रख के काटेंगे तो कट जाएगा। सोडियम अत्यंत सक्रिय यानी क्रियाशील धातु है, पहले ही बता दिया मैंने। ये मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती। इसको किसमें रखा जाता है, मिट्टी के तेल या उसी को क्या कहा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। हवा में खुला रखे जाने पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है और क्या होती है, ऑक्साइड बना लेती है, गल नहीं जाती है। सोडियम धातु की जल से अधिक बंधता होती है और यह जल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन और ऊष्मा को पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न करती है। इस ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, आग लग जाती है। तो कथन ये तो सही था, लेकिन कारण जो दिया गया था वो गलत था। 11वां प्रश्न, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम, नियान, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन का। तो याद रखिएगा पीला जो है आपका, पीला लैंप किसमें प्रयोग होता है, पीला लैंप का जो होता है सोडियम का होता है और उसकी खासियत क्या होती है आगे मैं बताता हूं। इसका सही आंसर होगा आपका सोडियम। सामान्यतः 3 तरह के रंग स्रोत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नोट करते जाइए। पहला है सोडियम लैंप, दूसरा आपको दिया गया मरकरी लैंप और तीसरा जो है आपका प्रतिदीप्ति लैंप। प्रतिदीप्ति मतलब फ्लोरोसेंट लैंप, CFL। ठीक है, इसी का और आगे देखेंगे फ्लोरोसेंट लैंप के बारे में। पहले देख लें सोडियम लैंप, इससे पीली रोशनी निकलती है। याद रखिएगा सोडियम से पीली रोशनी निकलती है। जहां पर भी आप सड़क किनारे देखेंगे जो स्ट्रीट लाइट बनी होती है वहां पीला जो कलर दिखता है वो सोडियम के कारण होता है। आजकल अब सफेद भी हो गया है। इस और जो मरकरी लैंप है इससे श्वेत नीलाभ रोशनी निकलती है जो कि आज यूज होता है। और तीसरा है आपका प्रतिदीप्ति लैंप, इसमें एक ऐसी मिश्रित रोशनी निकलती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है प्रतिदीप्ति लैंप से। तो उसको नोट कर लीजिए अच्छे से। 12वां प्रश्न है आपका, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों। क्या ये ऑप्शन ए है ये सस्ते होते हैं, बी है इनका प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती है, ये आंखों के लिए शीतल होती है, और डी है आपका ये चमकदार रोशनी देते हैं। क्या हो जाएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा, ये सस्ते होते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा सोडियम लैंप इसलिए प्रयोग होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर ये विभक्त नहीं होती हैं। इसीलिए आप देखिएगा बरसात में जो सड़क किनारे स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं उनका प्रकाश जो है पानी गिरने पर भी नहीं विभक्त होता है, इसीलिए सोडियम लैंप का उसमें प्रयोग किया जाता है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश क्या होता है, एक वर्णीय होता है और पानी की बूंदे से गुजरने पर ये क्या होती है, विभक्त नहीं होती है। जल्दी से जल्दी मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करा रहा हूँ, है ना, और इसको आप अच्छे से कीजिए, यही आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। 13वां प्रश्न, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, कौन सा, सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियान, सी है पारा वाष्प तथा आर्गन, और डी मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियान। देते जाइए आंसर, क्या हो जाएगा। प्रतिदीप्ति नली में याद रखिएगा प्रतिदीप्ति वही ट्यूबलाइट CFL जो भी आप ले सकते हैं, दोनों आते हैं उसके अंतर्गत। आर्गन जो है, आर्गन के साथ दूसरा कौन सा होता है, मरकरी नहीं होता है, पारा वाष्प। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, पारा वाष्प तथा क्या होता है, आर्गन जो है प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली वस्तु है। प्रतिदीप्ति नली फ्लोरोसेंट लैंप जिसे कहा जाता है में सर्वाधिक सामान्यतः निम्न दाब युक्त क्या प्रयोग किया जाता है, पारा वाष्प, मर्क्यूरी वेपर और आर्गन गैस भरी जाती है। कभी कभी क्या क्या भरी जाती है, जिनान, नियान और क्रिप्टान का भी प्रयोग किया जाता है। इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। प्रश्न क्रमांक 14 है,
निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम या जस्ता। स्वतंत्र अवस्था में जो है आपकी कौन सी धातु पाई जाती है, यही बताना है आपको। तो याद रखिएगा, एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है, क्रोमियम, जस्ता, ये सब जो है आपका कहीं न कहीं मिश्रित फॉर्म में पाया जाता है अयस्क के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा स्वतंत्र रूप में पाई जाने और स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है कौन सी धातु जो है? सोना। सोना आपको ऐसे ही मिल जाएगी, बस उसको थोड़ा बहुत साफ करना पड़ता है। धातुओं में सोना जो है रासायनिक सक्रियता सोना की सबसे क्या होती है? कम होती है, जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। रासायनिक सक्रियता कहने का मतलब है कि वो दूसरे जो ऑक्सीजन है उनके साथ क्रिया करती है, उसकी क्रियाशीलता सबसे कम होती है। और धातुओं की घटती हुई ऊपर से नीचे वाले रासायनिक सक्रियता का क्रम कौन सा है? निम्नलिखित है, मैं बता रहा हूँ, इसी को ही आप नोट कर लीजिए। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक और क्रोमियम। उसके बाद कौन सा है आपका? आयरन है। नोट करते जाइए एक एक करके। उसके बाद कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लेटिनम और उसके लास्ट में सबसे क्या है आपका? गोल्ड है। इसलिए सही आंसर होगा आपका उसमें गोल्ड, जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नोट करते जाइए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा रहा हूँ उसको नोट करते जाइए। कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको नोट करते जाइए। बार बार वीडियो नहीं देख पाएंगे, एक बार में वीडियो देखने पर भी याद नहीं होगा। उसको आपको क्या करना पड़ेगा? नोट करके रखना पड़ेगा, तभी आप ऑनलाइन फैक्ट के रूप में दोबारा वीडियो को नहीं देखेंगे, सिर्फ जो आप लिखे रहेंगे उसको एक बार पढ़िएगा, हो जाएगा। 15वां प्रश्न, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। शुद्ध जो सोना है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 22, 24, 28 या 20। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शुद्ध सोना जो हमेशा याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है। और हम जो आभूषण देखते हैं वो क्या 24 कैरेट का होता है? जो बोलते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। 24 कैरेट तो इतना नरम होगा तो उससे आप कभी भी आभूषण नहीं बना सकते। स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है। विशुद्ध स्वर्ण जो है 1000 डिग्री अथवा कितना? 24 कैरेट का होता है। चूंकि यह बहुत ही मुलायम होता है इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता है। जितने भी आप मार्केट देखे में 24 कैरेट का गोल्ड है तो 24 कैरेट का सोना है, वो नहीं होता है 24 कैरेट। याद रखिएगा, इतना मुलायम होता है उससे आप कभी भी जो है जेवरात या फिर आपके गहने नहीं बन सकते। क्या होता है? साधारणतः आभूषण बनाने के लिए 10 से 22 कैरेट तक का सोना अच्छा माना जाता है इस कैरेट में, और इसमें 2% या कुछ परसेंट जो है आपका दूसरे धातु मिलाए जाते हैं, तभी वो बनता है। अगर शुद्ध सोना कर दिया जाए 24 कैरेट का तो वो क्या हो जाएगा? आपका आभूषण इतना मुलायम हो जाएगा कि बनेगा ही नहीं, पहली बात। चलिए 16वां प्रश्न, यदि अति मुलायम खनिज टाल्क, सोप स्टोन जिसे कहा जाता है, मुख्यतः क्या है? मैग्नीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फास्फेट या मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या होगा सही आंसर? अति मुलायम खनिज टाल्क, सोप टाल्क है, टाल्कों को क्या कहा जाता है? सोप स्टोन कहा जाता है। तो क्या होता है? ये आपका मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, याद रखिएगा। कमेंट करते जाइए, कमेंट आप बहुत जरूरी है। आप कमेंट करेंगे तो देखेंगे कि आप सही आंसर दे पाएंगे, बिना कमेंट किए कैसे जान पाएंगे। प्रश्न के साथ ऑप्शन लिखिए, नीचे कमेंट कीजिए। प्रश्न क्रमांक लिखना है आपको। मैग्नीशियम सिलिकेट याद रखिएगा अति मुलायम खनिज है, टाल्क सोप है, सोप स्टोन है। अति मुलायम खनिज टाल्क जिसे क्या कहा जाता है? सोप स्टोन भी कहा जाता है, मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट है। इसका व्यापक रूप से टॉयलेट साबुन निर्माण, बेबी टैल्क पाउडर में, कॉस्मेटिक उद्योग, कपड़ा उद्योग, प्रिंटिंग स्याही, कृषि उद्योग, दाल पॉलिशिंग उद्योग में, डिटर्जेंट के निर्माण में, दाल पॉलिशिंग तो हो गया, कपड़ा, प्रिंटिंग स्याही, रबड़ उद्योग में और बहुत कुछ में उपयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको टाल्क सोप किसे कहा जाता है, सोप स्टोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे दो, टाल्क हो सकता है, और यह क्या है? मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। मैग्नीशियम सिलिकेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी मिट्टी में, कोरंडम में, जिप्सम में या टाल्क में?
तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया टाल्क में क्या होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। और इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा जो है किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है, आपका जिप्सम में। याद रखिएगा जिप्सम का फॉर्मूला, और जिप्सम में है आपका कैल्शियम होता है। देखिए जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2H2O। अच्छे से याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला जो बहुत आपके काम आने वाले हैं। जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक एवं कैल्शियम जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जिप्सम में गंधक एवं कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम तो होता ही है, साथ में गंधक होता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह क्या है, कैल्शियम का सल्फेट होता है। सल्फेट मतलब ये जो लिखा है आपका CaSO4, SO4 क्या होता है आपका सल्फेट होता है। और किसका सल्फेट है, कैल्शियम का सल्फेट है, जिसमें जल के 2 अणु उपस्थित रहते हैं। देखिए दिया गया है 2H2O, जल के कितने अणु, 2 अणु है। और इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर देख लीजिए, CaSO4 कैल्शियम, Ca कैल्शियम, SO4 सल्फेट, और 2H2O जो क्या है वाटर का है, जल, 2 अणु। कैल्शियम का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, कैल्शियम का फॉर्मूला क्या है करके, तो उसको अच्छे से याद कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 18 है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम सल्फाइड। चूना पत्थर, ऐसे रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं। रासायनिक नाम अच्छे से याद कर लीजिए सभी का। चलिए चूना पत्थर का मैं बता देता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर का। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3, CaCO3। चूना पत्थर एक क्या है, अवसादी चट्टान है। अवसादी जानते हैं, अवसाद के रूप में जो पाया जाता है 3 प्रकार के चट्टानें, तो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो अवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांश मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट होती है। साथ ही इसमें क्या क्या और पाया जाता है, सिलिका, एल्यूमिना और लोहा आदि अपद्रव्य अंतर्मिश्रित होते हैं। रासायनिक सूत्र से भी पूछा जाता है, रासायनिक सूत्र अच्छे से याद कर लीजिए सभी का। नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लीजिए एक बार। कमेंट किया कीजिए, कमेंट बहुत जरूरी है। सब लाइन से एक एक करके ऑप्शन जो है नंबर के साथ, प्रश्न क्रमांक के साथ ऑप्शन देते जाइए। प्रश्न क्रमांक 19 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्जेलेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है एक प्रकार का सल्फेट होता है। और सल्फेट किसका होता है, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। ये आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है देख लेते हैं। अर्ध जलायोजित कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहते हैं। जिप्सम से ही होता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, CaSO4 और 2H2O। ठीक है, ये आपका हो गया जिप्सम का हो गया। लेकिन अगर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो तो 1/2 इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें जल के बहुत कम अणु होते हैं, इसलिए आधे अणु मात्र। क्या होता है यह प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक सफेद चूर्ण होता है। इसका उपयोग शैल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। सभी को पता है प्लास्टर लगा देते हैं, वही वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसमें और क्या क्या होता है, मूर्तियां और मूर्तियों के साँचे बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अर्ध जलायोजित होता है, इंपॉर्टेंट है। अर्ध जलायोजित मतलब हाफ H2O। इसका सूत्र है CaSO4 हाफ H2O कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट हाफ जो बोला जाता है उसको क्या कहा जाता है, हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद कर लीजिए अच्छे से। चलिए 20वां प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्रमांक 20 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है मार्बल का, सीमेंट का, जिप्सम का या चूना पत्थर का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होगा, CaSO4 हेमीहाइड्राइड मतलब हाफ H2O। तो इसमें आपको दिख रहा है कि कैल्शियम सल्फेट है, मतलब क्या है, जिप्सम है। और जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 कितना अणु, जल के 2 अणु होते हैं H2O। तो ये आपको पूछ लिया जाएगा, इसमें कंफ्यूज दोनों में नहीं होना है। अगर हाफ H2O है तो वो क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा। और अगर 2 H2O है, 2 H2O है तो वो आपका होगा जिप्सम। तो इसका सही आंसर होगा जिप्सम।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड होता है, हाइड्रेट होता है। यह जिप्सम का बना होता है और इसका उपयोग शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में होता है। इससे मूर्तियां तथा मूर्तियों के साँचे भी बनाए जा सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया था। प्रश्न क्रमांक 21, डॉक्टर कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? कल्ली का चूना, अनबुझा चूना, बी चूना पत्थर, सी ब्लीचिंग पाउडर या डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एकदम जनरल सा सवाल है ये कि आप देखेंगे मूर्ति किसका बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत सुना है आपने, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सही आंसर हो जाएगा। वही बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए और कंफ्यूज नहीं होना है जिप्सम और किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। 2H2O है तो वो आपका हो जाएगा जिप्सम, हाफ H2O है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 22 बहुत इंपॉर्टेंट। मोनाजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का या लोहे का? लौह। आंसर देते हैं जल्दी से, क्या होगा? मोनाजाइट किसका अयस्क होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, थोरियम का। याद रखिएगा, थोरियम का मोनाजाइट जो है मोनाजाइट जो है किसका अयस्क है? थोरियम का। थोरियम क्या होता है? थोरियम जो है, थोरियम एक रेडियो एक्टिव धातु है। रेडियो एक्टिविटी में आप सारणी देखेंगे उसमें आपको थोरियम मिल जाएगा। यह चांदी जैसे सफेद रंग का होता है और हवा के संपर्क में आने पर यह क्या हो जाता है? काला हो जाता है। मोनेजाइट, थोरियम, लेंथेनम और सीरियम का मिश्रण होता है। किसका किसका होता है? मोनेजाइट थोरियम होता है, लेंथेनम होता है और सीरियम होता है। भारत में यह केरल के तट पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है? केरल के तट पर रेत में पाया जाता है। और थोरियम जो एक प्रकार का क्या है? रेडियो एक्टिव धातु है। अभी इसका प्रयोग जो है नाभिकीय ऊर्जा के लिए भी किया जा रहा है, तो इसीलिए जो है आपका थोरियम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। इसका और दूसरा पार्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, सेशन लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं। धातु अयस्क अच्छे से पढ़िए, उससे प्रश्न जरूर आएंगे और उसको अच्छे से नोट करिए। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा रहा हूँ वो आपके लिए जो है अभी काम नहीं आएगा, वीडियो देख रहे होंगे तो बाद में जब उसको आप कॉपी में लिखे रहेंगे तो एक एक बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा आपका। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।